हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ ए2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की इस वीडियो में बात करने वाले बच्चों, ध्वनि की चाल जो विभिन्न माध्यम में उसके चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी विभिन्न माध्यम कहने का मतलब है बच्चों कि ठोस में ध्वनि का चाल बात करेंगे, ठोस में ध्वनि की चाल बात करेंगे, द्रव में ध्वनि की चाल और गैस में ध्वनि की चाल। यानी ठोस में ध्वनि की चाल क्या होगी, द्रव में ध्वनि की चाल क्या होगी और गैस में ध्वनि की चाल क्या होगी। और साथ ही बात करने वाले हैं आपको कि क्या ध्वनि की चाल पर ताप का कोई प्रभाव पड़ता है या फिर ध्वनि की चाल पर क्या दाब का भी कोई प्रभाव पड़ता है। जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। हाँ, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ध्यान से समझिए, ध्वनि की चाल पर विभिन्न माध्यम। हम पहले माध्यम की बात कर लेते हैं। पहला माध्यम हम लेते हैं ठोस। क्या लेते हैं? ठोस। यानी ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल। अब ध्यान से समझिए, अगर कोई माध्यम ठोस है तो उसमें सबसे पहली बात है कि यदि माध्यम ठोस हो तो ध्वनि की चाल अधिक होगी। क्या होगी? उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है? अधिक होती है। यानी ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? अधिक होगी। अब ध्यान से समझिए कि ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल क्यों अधिक होगी। ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये कोई माध्यम है, ये कोई माध्यम है और यह माध्यम है ठोस का। यह कैसा माध्यम है? ठोस। आपको पता है कि ठोस के कण जो होते हैं वह आपस में सटे सटे होते हैं। ठोस के कण आपस में क्या होते हैं? सटे होते हैं, या ये काफ़ी सघन होती है। और ठोस के कण का गुण है इसके अणु आपस में काफ़ी सटे होंगे और एक दूसरे को कस के पकड़े होंगे, जिसको कहते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। यानी ठोस में अंतर आणविक आकर्षण बल जो है सबसे अधिक होता है। यानी इसका मतलब है कि इसमें जो कण है, यह एक कण दूसरे कण को कस के पकड़ ले रहता है, आपस में चिपकाए हुए रहता है ठोस के कण। पहला बात समझ में आया? ये समझा रहे हैं कि ठोस में जो है ध्वनि की चाल क्या होती है? अधिक होती है। क्यों अधिक होती है ये हम बता रहे हैं। तो ठोस में देखिए, ठोस ये है, इसका कण जो है, ये मान लीजिए ठोस है। इस ठोस में जो ये कण है, यह जो कण है, ठोस के कण या फिर ठोस के अणु कह सकते हैं, यह आपस में एक दूसरे को कस के जकड़े रहते हैं, जिसको कहते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। यानी ठोस में अंतर आणविक आकर्षण बल यानी दो अणु के बीच की जो आकर्षण शक्ति होती है वह सबसे अधिक होती है। किसमें? ठोस में। यानी कहने का मतलब है, सीधा स्पष्ट भाषा में समझ सकते हैं कि ठोस के कण जो होंगे आपस में काफ़ी सटे सटे होते हैं। यानी एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से आपस में क्या होते हैं? चिपके चिपके रहते हैं। ठीक है ना, ठोस के कण। ये चीज़ समझ गए? अब ध्यान से समझिए, जब इस माध्यम से ध्वनि की तरंग गमन करेगी, ठीक है ना, तो आपको हम ध्वनि की तरंग में पढ़ाए थे, जब हम ध्वनि के गुण को बारे में बताए थे, उसके गुण के बारे में बता रहे थे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ बताए थे कि ध्वनि का कंपन, यानी जब वह ध्वनि की तरंग गमन करती है तो वह कंपन करती है और वह कंपन अपने कण ठीक अगले कण को क्या करती है? कंपित करती है। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए इस रास्ते से कोई ध्वनि गमन कर रही है कंपित होकर, ठीक है ना, तो यहाँ का कण वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, और यह कण इसमें सटा है तो इसको भी वाइब्रेट करवाएगा, इसको वाइब्रेट करवाते हुए आगे बढ़ते जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यह कंपित कण ठीक अगले कण को क्या करती है? कंपित करती है। जैसे इससे ध्वनि तरंग जाएगा, तो जैसे इसका तरंग इस पर पड़ेगा एक कण पर, तो वह वाइब्रेट करेगा और ठीक अगले कण को भी वाइब्रेट करवाएगा।
ठीक अगले कण को भी क्या कराएगा, वाइब्रेट करवाएगा। तो इसमें जो है ध्वनि तरंग की ऊर्जा क्या होती है, कम खर्च होती है। यानी इसमें ध्वनि तरंग की ऊर्जा कम खर्च होती है। ठीक है, इसमें ध्वनि तरंग की ऊर्जा क्या कम खत्म होगी। तो जब ध्वनि तरंग की ऊर्जा कम खत्म होगी तो यह ज़्यादा दूर तक जाएगा। क्या होगा, ज़्यादा दूर तक जाएगा, जिसके कारण कह सकते हैं कि ठोस में ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है ना, क्यों, तो समझ गए कि इसके कण आपस में क्या होते हैं, सटे सटे रहते हैं, और जब ये इससे होकर पर ध्वनि की तरंग गुजरती है तो उस समय कण सटे होने के कारण उसका तरंग पहले कण को जब वाइब्रेट करता है तो ठीक उसके अगले कण को भी क्या करता है, वाइब्रेट करवाता है, ठीक अगले कण को भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है, जिसके कारण इसमें जो तरंग ऊर्जा होती है यह कम खत्म होती है और अधिक दूरी तक जाती है। ध्यान से समझिए, आपके पास अगर ऊर्जा ज़्यादा है तो आप अधिक दूरी तक दौड़ सकते हैं, अगर ऊर्जा घट गया है तो आप अधिक दूर तक दौड़ नहीं सकते। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि ऊर्जा अगर कम खत्म हो रहा है तो दूरी आप ज़्यादा तय कीजिएगा। ठीक है ना, तो इसमें ऊर्जा कम खत्म हो रही तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, इसीलिए कहते हैं कि ठोस में जो है ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक होती है, यानी अधिक जाएगी। क्लियर, कोई डाउट ना। अब ध्यान से समझिए, इसमें एक और कंसेप्ट, ये तो हो गए। इसमें दूसरी बात है, ध्यान से समझिए, सबसे अधिक जो कौन ऐसा ठोस पदार्थ है जिसमें ध्वनि का गमन सबसे अधिक होता है या फिर कम होता है। ध्यान से समझिए, वह है आपका, हम 3 को लिखते हैं, लोहा है, ठीक है ना, और यह हम बता रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर लोहा में जो ध्वनि की चाल होती है वह होती है 5950 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, याद रखिए। और स्टील में जो होती है, स्टील में वह होती है 5960 मीटर प्रति सेकेंड। और सबसे ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में कितना होता है, तो 6420, कितना होता है, 6420 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, तो आपको पूछेगा कि ऐसा कौन सा ठोस पदार्थ है जिसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो वह एल्यूमिनियम है, जिसमें ध्वनि की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। कितना, तो 6420 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा में कितना होती है ध्वनि की चाल, तो लोहा में होती है 5950 मीटर प्रति सेकेंड। और स्टील में ध्वनि की चाल होती है 5960 मीटर प्रति सेकेंड। आप इस 3 ऐसे ठोस पदार्थ का नाम याद रखिए, ठीक है ना, जो ध्वनि की चाल को बता रहा है। ठीक है ना, लोहा, स्टील और एल्युमिनियम, यही तीनों VVI है, इसी से सवाल पूछेगा। ठीक है ना, इसी से पूछेगा आपको कि ऐसा कौन सा ठोस पदार्थ है जिसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन दे देगा लोहा, स्टील, एल्युमिनियम और कुछ दे देगा तांबा, पित्तल। तो उसमें आपको किसको ढूंढ के मानना, एल्युमिनियम को। कितना, 6420। ये भी पूछ सकता है कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो बच्चों एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420। और लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो लोहा में ध्वनि की चाल 5950 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये था किसका कॉन्सेप्ट, ठोस का कॉन्सेप्ट। अब ठीक इसी प्रकार समझिए द्रव का कॉन्सेप्ट, यानी द्रव में ध्वनि की चाल क्या होगी। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए तब तक। आइए बच्चों, अब बात कर लेते हैं द्रव में ध्वनि की चाल है। ध्यान से समझिए, द्रव में जो ध्वनि की चाल होती है वह होती है ठोस की तुलना में कम। ठीक है ना, यानी द्रव में ध्वनि की चाल जो होगी वह होगी ठोस की तुलना में कम। ध्यान से समझिए, यह ठोस की तुलना में क्या होगी, कम। यानी आपसे पूछेगा ध्वनि की चाल, ध्वनि की जो चाल होती है वह चाल ठोस की तुलना में
द्रव में क्या होता है, तो ठोस की तुलना में द्रव में जो होगा वह कम होगा। ठीक है, ठोस की तुलना में द्रव में ध्वनि की चाल क्या होती है, कम। क्यों होती है कम, इस चीज़ को समझिए, क्यों कम होती है। तो मान लीजिए ये द्रव हैं और इसमें इनके अणु हैं, ठीक है ना, ये इसके अणु है, कण है, ये द्रव है, क्या है, ये द्रव है, ये द्रव है, ठीक है, और ये इसके कण है। आपको पता है कि द्रव में जो कण होते हैं वह ठोस की तुलना में थोड़े हटे होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि द्रव का कण ठोस की तुलना में उसका अंतर आणविक आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। किससे, तो ठोस से। या फिर कह सकते हैं कि ठोस की तुलना में इसके कण थोड़े दूर हटे होते हैं, थोड़ा दूर होता है, यानी ठोस से ना, जितना ठोस में सटल होता है उतना ठोस में सटल नहीं रहता है, वो थोड़ा क्या होता है, दूर दूर हटल रहता है, किसमें, द्रव में। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यानी कहने का मतलब है कि इसके कण लिख सकते हैं यहाँ, इसके कण ठोस की तुलना में अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता है। यानी इसका जो कण है इसके बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल वही एक दूसरे को कसकर पकड़ने वाला क्या होता है, कम होता है ठोस की तुलना में। और वही कंसेप्ट, जब तरंग कण पर पड़कर आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, ये तरंग है, ये क्या है, तरंग, और बताएं कि यह तरंग की ऊंचाई यानी गर्त, शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम। और इसमें तरंगों की संख्या जितनी होगी ना, इसको आवृत्ति कहते हैं। और ये क्या है, तो ये तरंग है। तो जब यह तरंग किसी कण पर पड़ती है तो अगले तरंग को क्या करती है, कंपित करती है। अब जितना यह इसका कण दूर रहेगा उतना दूर ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जैसे एक वाइब्रेट यहाँ हुआ तो इतना दूर हट के दूसर का वाइब्रेट होगा, फिर इतना दूर हट के दूसर का वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशन यानी कंपन होगा। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे होता है कि इसका तरंगों की ऊर्जा, यानी इसमें तरंगों की ऊर्जा ठोस की तुलना में अधिक खर्च होता है, अधिक खर्च होता है। ठोस की तुलना में क्या होगा, अधिक खर्च होता है, जिसके लिए यह अधिक दूरी तक तय नहीं कर पाएगा, ठीक है। और द्रव में जो ध्वनि की चाल होगी वह ठोस से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ध्यान से समझिए, इसमें हम लिख देते हैं दूगो, एक आसूत जल में ध्वनि की चाल, और एक लिख देते हैं समुद्री जल में ध्वनि की चाल, ठीक है ना। आसूत जल में और समुद्री जल में, इस दोनों को याद कर लीजिएगा। आसूत जल में जो ध्वनि की चाल होगी वह 1498 मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरा होगी 1531 मीटर प्रति सेकेंड। यह होती है शुद्ध जल में, और यह होगी शुद्ध जल, मतलब अशुद्ध जल जो होता है वह शुद्ध जल होता है, जिसमें किसी भी चीज़ का मिक्सचर नहीं होता, एकदम प्यूरिफाई होता है। इस जल में, ऐसे जल में ध्वनि की चाल कितना होगा, 1498, और समुद्री जल, खारा जल जिसमें नमक मिला हुआ, उसमें कितना होगा,
आपको 1531 मीटर प्रति सेकेंड। ये सवाल आप याद रखिए, ठीक है ना। जैसे सवाल पूछेगा कि बताइए बच्चों समुद्री जल में ध्वनि की चाल क्या होगी, तो समुद्री जल में जो ध्वनि की चाल होगी 1531 मीटर प्रति सेकेंड होगी। या पूछेगा कि शुद्ध जल या अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 1498 मीटर प्रति सेकेंड होती है। आप इस दोनों चीज़ को नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं और देखते हैं गैस में ध्वनि की चाल। ठोस में बता दिए, द्रव में बता दिए, अब देखते हैं गैस में ध्वनि की चाल। और उसके बाद बने रहिए और इसमें और बात करने वाले हैं कि ध्वनि की चाल पर किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों बात करते हैं गैस में ध्वनि की चाल। ध्यान से समझिए, गैस में जो ध्वनि की चाल होगी, गैस में ध्वनि की चाल वह ठोस में ध्वनि की चाल, ठोस में ध्वनि की चाल और द्रव में गैस ध्वनि की चाल, और द्रव में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल से कम होती है, से कम होती है। यानी कहने का मतलब है कि ठोस में ध्वनि की चाल और द्रव में ध्वनि की चाल यह दोनों से कम होता है गैस में ध्वनि की चाल, गैस में ध्वनि की चाल। यानी ठोस में सबसे अधिक, गैस में सबसे कम ध्वनि की चाल होती है, ठीक है। और द्रव में बीच में। सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में, ठोस में किस में, तो एल्यूमिनियम में बताए हैं। और द्रव में ध्वनि की चाल, ठीक है, गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। क्यों होती है गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम, तो ध्यान से आप उसी कॉन्सेप्ट को समझिए। इसके अणु जो होंगे एक दूसरे से काफ़ी हटे होंगे, या फिर कह सकते हैं कि गैस में अंतर आणविक आकर्षण बल, दो कणों के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल। और अंतर आणविक आकर्षण बल किसको कहते हैं, तो जब एक कण दूसरे कण को कस के पकड़ ले रहते हैं तो उसको कहते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। यह सबसे कम होता है। काहे कम होता है, काहे कि इसके कण जितना न दूर दूर पर होते हैं कि एक दूसरे को आकर्षित वह नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसके अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इसके कण दूर दूर होने के कारण जब तरंग निकलती है तो एक कण को जब वह वाइब्रेट करेगा और दूसरे कण को वाइब्रेट करेगा तो उसके बीच में गैपिंग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कण यहाँ है और दूसरा कण यहाँ है। जब तरंग निकल रही है, जब इस तरंग पर पड़ेगी इस कण पर, यहाँ कण है और एक कण यहाँ है, दूसरा कण, मान लीजिए यह पहला कण है और यह क्या है, दूसरा कण है, दूसरा कण। जब इसको वाइब्रेट करेगी तो वाइब्रेट करने के लिए देखिए इतना दूर उसको फालतू में जाना पड़ रहा है, तब ये वाइब्रेट होगा। इससे क्या होती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा खत्म होती है। यानी कारण क्या है, तो कारण है तरंगों की ऊर्जा अधिक खत्म होती है। अधिक मतलब सबसे अधिक, द्रव से भी ज़्यादा अधिक खर्च होती है, खर्च होती है, जिससे वह कम दूरी तय कर पाता, कम दूरी तय कर पाता है। बात समझ में आई, क्योंकि इसके कण काफ़ी दूर दूर होते हैं। जब एक कण को वाइब्रेट करेगा तो दूसरा कण यहाँ है, इसको वाइब्रेट करवाने के लिए इतना दूर फालतू में जाएगा और इसको जाने में इतना दूर एनर्जी वेस्ट होगा। तो यह सबसे, देखिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा का खपत गैस में होता है, इसलिए इसकी दूरी घट जाती है। द्रव में गैस और ठोस की तुलना में, गैस की तुलना में कम और ठोस की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा खपत करता है, इसलिए ठोस से कम दूरी तय करेगा द्रव में और गैस से अधिक दूरी तय करेगा द्रव में, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ सीक्वेंस बना दे, यहाँ लिख दे ठोस और यहाँ लिख दे
द्रव और यहाँ लिख दे गैस। तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होगी? ठोस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में। क्यों होगी? तो क्योंकि ठोस के अंतराण्विक आकर्षण बल अणुओं के या उसके कण के अधिक होते हैं, इसलिए इसमें ऊर्जा जो होगी कम लेगी। ऊर्जा कम लेगी तो दूरी क्या करेगी? अधिक तय करेगी। यहाँ कंसेप्ट बढ़िया से समझिए, बढ़िया से समझा देते हैं, पहले लिख लीजिए। क्या लिखिए? इसमें पूछेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में, स्पेशली ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल क्या होती है? यहाँ नोट कर लीजिए। ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में जो ध्वनि की चाल होती है 316 शायद, हाँ 316 मीटर प्रति सेकेंड। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल कितना होगी? 316 मीटर प्रति सेकेंड। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316। उसके बाद वायु लिखिए। वायु, जो वायु मिक्सचर होता है वो वायु, मिक्सचर मतलब जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नियॉन, आर्गन, विभिन्न प्रकार के जो हमारे वायुमंडल में गैस अवेलेबल हैं, वह सभी गैसों का मिश्रण वायु कहलाता है। और उसमें जो चाल होगी वह 346 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑक्सीजन में 316, वायु में 346, जबकि हाइड्रोजन में सबसे अधिक होता है गैस में 1284 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान से समझिए, हम 3 चीज़ लिखे हैं। ऑक्सीजन यानी गैस है, और इस गैस में ऑक्सीजन, स्पेशली ऑक्सीजन में 316, वायु में 346 और हाइड्रोजन में 1284 होता है। आपसे सवाल पूछेगा कि वह कौन सा गैसीय अवस्था है या वह कौन सा गैस है जिसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो भाई वो है आपका हाइड्रोजन। वह क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है गैसीय पदार्थ में, ठीक है ना। कितना होती है? तो 1284 मीटर प्रति सेकेंड। जबकि पूछेगा कि वायु में 346, ठीक है ना, वायु में कितना होता है? 346। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके बाद कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आइए बच्चों, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कीजिए। हम बारी बारी से ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में जो इम्पोर्टेंट है उसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको पूछेगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हम आपको ठोस में, द्रव में और गैस में एक सारणी बना देते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। जैसे पहला लिखिए सबसे अधिक, उसके बाद सीरियल में लिखेंगे। सबसे अधिक देखिए, ये ठोस में हम बता रहे हैं, किस में? ठोस में। तो ठोस में सबसे अधिक होगा ये एल्युमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम में कितना होगा? एल्यूमिनियम में होगा 6420 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा लिखिए स्टील। क्या? स्टील में जो होगा वह आपका होगा 5960 मीटर प्रति सेकेंड। लिखाए हुए हैं लोहा। उसके बाद लिखिए लोहा में कितना होगा? तो लोहा में होगा 5950 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया किसका? तो ठोस का। ये किसका हो गया? ठोस का। ये क्रमशः इस वाइज में, ऊपर में सबसे अधिक चाल वाला, उससे कम, उससे कम। उसके बाद देखिए यहाँ गैस में, यहाँ लिख देते हैं गैस, नहीं द्रव, यहाँ द्रव में सबसे अधिक होता है समुद्री जल का, समुद्री जल। ये द्रव में चाल है, यह ठोस में चाल है। किसकी चाल है? ध्वनि की चाल है। लिख लीजिए, ध्वनि की चाल। द्रव में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। तो समुद्री जल में कितना होगा? समुद्री जल में होगा 1531 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद है आसुत जल में कितना होता है? जल्दी नोट कर लीजिए। आसुत जल में होगा 1498
1498 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो हो गया किसका, ये हो गया द्रव का। अब ध्यान से समझिए गैस का, यहाँ लिखते हैं गैस का। गैस में ध्वनि की चाल, गैस में ध्वनि की चाल, गैस में जो ध्वनि की चाल होगी, पहले लिखिए हाइड्रोजन, ये बढ़ते क्रम है, पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में जो ध्वनि की चाल होगी वह 1284 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन के बाद होगी वायु, वायु में कितना होगा, वायु में होगा 346 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद होगा आपको ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना होगा तो 316 मीटर प्रति सेकेंड। आइए कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ये आपको इतना जरूर याद रखना है, ठोस में ध्वनि की चाल, द्रव में ध्वनि की चाल, गैस में ध्वनि की चाल। देखिए बच्चों होता क्या है, ध्यान से समझिए, ये आपका ठोस है, ठोस में ऊर्जा कम, ऊर्जा जो है यह कम खर्च होता है, ठीक है ना। तो दूरी क्या होगी, वह अधिक तय करती है, ऊर्जा कम खत्म करेगी, दूरी अधिक तय करेगी। जबकि द्रव में दोनों की तुलना में, जैसे ऊर्जा जो होगी दोनों की तुलना में तनिक ज़्यादा, तनिक बड़ा लिखते हैं, तनिक ज़्यादा खर्च करेगी, ठीक है ना, थोड़ा कम कर देते हैं, इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा खर्च करती है, बड़ा करती है। दूरी इसकी तुलना में थोड़ा सा कम तय करेगी, ऊर्जा खत्म होगा। जबकि गैस में जो है, गैस में ऊर्जा जो होगा वह सबसे अधिक खर्च करता है, और दूरी जो है, दूरी वह सबसे कम तय करता है, एकदम छोट दूरी तय करता है, ठीक है ना, यानी ज़्यादा ऊर्जा खत्म करेगा, ठीक है ना। मान लीजिए हम 3 सिंबल बनाते हैं, 1 2 3। अब इसमें बताइए कि इसमें किसकी ऊर्जा को दर्शा रहा है, तो ज़्यादा ऊर्जा खर्चा कर रहा है, तो ये दर्शा रहा है गैस में ध्वनि की चाल को। ये बीच में है, मीडियम है, तो द्रव की चाल को। इसमें कम ऊर्जा खत्म कर रहा है तो ठोस में ध्वनि की चाल। अब हम बात करते हैं कि ध्वनि की चाल पर किसका प्रभाव पड़ता है। आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो एक बार इस तरह से लिख सकते हैं कि ठोस में एल्युमिनियम में 6420 जो सबसे अधिक होता है, उसके बाद स्टील में, उसके बाद लोहा में। द्रव में ध्वनि की चाल जो होगी पहले समुद्र में, उसके बाद आसुत जल में। जबकि गैस में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में, उससे कम वायु में, और सबसे कम ऑक्सीजन में होता है। आप इसको नोट करके याद कर लीजिए। आइए बच्चों बात करते हैं कि ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, किसका, ताप, हीट, हीट का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, ध्यान से समझिए। तो याद रखिए, अगर ताप बढ़ेगा, ठीक है ना, तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, ध्वनि की चाल जो होगी बढ़ जाएगी। यही संबंध, यही समझिए कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर। अगर हम किसी माध्यम में ताप बढ़ा दें, किसी माध्यम में हम क्या करें, ताप बढ़ा दें, तो निश्चित रूप से ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। और नोट कर लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो होगी वह ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। जबकि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो होगी ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है ना। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कितना था, ध्वनि की चाल कितना था, 332 मीटर प्रति सेकेंड। जब यही टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस कर दिए हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ गई है, लगभग कितना, तो
4 जोड़ेंगे इसमें तो 6 होगा, 1 जोड़ेंगे 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल क्या हो गई है, बढ़ गई है। कितना, तो यहाँ से 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, तो यही आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि ध्वनि की चाल बढ़ेगी कब, जब उस माध्यम का हम तापमान क्या करें, बढ़ा दें। यानी तापमान वृद्धि करने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। और बात याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो टेम्परेचर होगा वह 332 मीटर प्रति सेकेंड, और 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका टेम्परेचर जो होगा वह 346 मीटर प्रति सेकेंड। और एक बात याद रखिए, क्या, अगर हम टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं, परिवर्तन मतलब हुआ कि आप किसी भी माध्यम में 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ा दीजिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटा दीजिए तब क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे परिवर्तन दुगुना कर सकते हैं, या तो तापमान बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ध्वनि की 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन होने पर ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकेंड का परिवर्तन होगा। आप इसको याद रखिए। यानी अगर परिवर्तन आप 1 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड का क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब देखिए, यानी 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ा रहे हैं, यहाँ कर देते हैं, बढ़ा रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस, तो ध्वनि की चाल जो होगी 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाएगी। अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल क्या होगी, घट जाएगी। या ये परिवर्तन आप बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तो ध्वनि की चाल इतना बढ़ेगा, अगर घटा रहे तो ध्वनि की चाल इतना घट जाएगा। आपको यह बात याद रखना है, ठीक है ना। यानी क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप का प्रभाव पड़ता है कि यदि ध्वनि की चाल में टेम्परेचर बढ़ा दे तो ध्वनि का चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर घटा दे तो ध्वनि की चाल घट जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान ध्वनि की चाल कितना, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड, जबकि 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितना, तो 346 मीटर प्रति सेकेंड। ये बात याद रखिए। दूसरी बात कि अगर हम टेम्परेचर में 1 डिग्री का परिवर्तन करेंगे तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकेंड का परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन अगर बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि का चाल इतना बढ़ जाएगा, घटा रहे हैं तो घट जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है दाब पर। किस पर, दाब। ध्वनि की चाल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। बस आपको ताप और दाब पढ़ना, किस, ताप और दाब। तो ध्यान से समझिए, दाब का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ध्यान से समझिए, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीधा बात, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी आप किसी भी माध्यम को दाब बढ़ाइए, घटाइए, कुछ भी छेड़छाड़ कीजिए दाब को, उस ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। आपको दाब बढ़ाना,
दाब बढ़ा दीजिए, ध्वनि की चाल नहीं बढ़ेगा। दाब घटाना, घटा लीजिए, ध्वनि की चाल नहीं घटेगी। बात समझ रहे हैं? तो यानी दाब जो है ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, ठीक है ना। इसलिए इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, बस इतना कंसेप्ट कर लीजिए कि दाब जो है ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। जैसे ताप डाल रहा था ना, ताप डाला था कि ताप बढ़ाइए ध्वनि की चाल बढ़ेगा, ताप घटाइए ध्वनि की चाल घटेगा। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। अगर ताप 1 डिग्री सेल्सियस घटाइए तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल क्या होगी? घट जाएगी। यही कॉन्सेप्ट, लेकिन दाब पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, ठीक है ना। ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ध्यान दीजिएगा कि सवाल कहेगा, ध्यान से समझिए, सवाल कहेगा, इसको साफ कर लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। ध्यान से समझिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहेगा एक लोहे का पाइप, एक लोहे का पाइप, यह है लोहा का पाइप, लोहा का पाइप, ठीक है ना। ये लोहा का पाइप है। एक लड़का क्या कर रहा है? एक लड़का इसको ठोक रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए एक लड़का है, यह इसको क्या कर रहा है? ठोक रहा है पत्थर से, ठीक है। और दूसरा लड़का यहाँ पर इसको कान लगा के सुन रहा है। दूसरा लड़का इसको कान लगा के क्या कर रहा है? सुन रहा है। एक लड़का यहाँ इस पत्थर को क्या कर रहा है? ठोक रहा है, और दूसरा लड़का इसको कान लगा के क्या कर रहा है? सुन रहा है। तो ध्यान दीजिए, इस स्थिति में इस सुनने वाले को, इसको, ये श्रोता है, ये क्या है? श्रोता, ठीक है ना, ये श्रोता है। इस श्रोता को 2 ध्वनि सुनाई देगी। क्या ध्वनि सुनाई देगी? 2 ध्वनि। क्यों? इस श्रोता को 2 ध्वनि सुनाई देगी, क्यों? इस श्रोता को 2 ध्वनि सुनाई देगी, क्यों? अब ध्यान से समझिए क्यों। ये लोहे का पाइप है, लोहे को ठोक रहा है। अब 2 ध्वनि सुनाई देगी इसलिए क्योंकि एक ध्वनि तरंग इस रास्ते से गमन करेगी, ठोस के रास्ते से, लोहे के रास्ते से गमन करेगी एक ध्वनि, और दूसरी ध्वनि इस वायु के रास्ते से गमन करेगी, ठीक है ना। यानी एक इधर से और एक इधर से, 2 ध्वनि गमन करेगी, ठीक है ना। जैसे इसको ठोकेंगे, एक इधर से टन की आवाज़ आएगी और एक ऊपर से टन की आवाज़ जाएगी। यानी एक जो जाएगा वह ठोस माध्यम से और दूसरा जो जाएगा वह वायु के माध्यम से, ठीक है ना, वायु के माध्यम से। अब ध्यान से समझिए, हम थोड़ी देर पहले बताएं कि लोहा में जो ध्वनि की चाल होती है वह गैस में, यहाँ देखिए ऊपर जो हो गया गैस और नीचे ये वाला जो माध्यम हो गया यह हो गया ठोस। अब बताइए 2 माध्यम, इसमें जो होगा ध्वनि की चाल अधिक होगी, किस में? ठोस में। इसमें ध्वनि की चाल क्या होगी? अधिक होगी, और इसमें ध्वनि की चाल क्या होगी? ध्वनि की चाल कम होगी। अब देखिए इसमें जो ध्वनि की एक ही बार ठोका है, एक के बार ठोका, इससे पहले ध्वनि इसको सुनेगा 1 बार टन, और इधर से जो ठोका था तो इधर से पीछे से आएगा टन, 2 बार टन। 1 बार टन, जैसे एक बार इस लोहा को पीटे जैसे यहाँ से, ठीक है ना, तो 2 ध्वनि सुनाई देगी। क्यों? तो क्योंकि एक ध्वनि जो जाएगी इस लोहे से होकर जाएगी, जो सबसे पहले कान तक पहुंच जाएगा क्योंकि उसकी चाल अधिक होती है, और दूसरा ध्वनि जाएगा वायु से जो इससे कम जाएगा, यानी धीरे धीरे यह जाएगा। तो पहले ये पहुंचेगा तो टन, और जब ये पहुंचेगा फिर टन, तो 2 ध्वनि सुनाई देती है। क्यों समझे? क्योंकि यहाँ माध्यम 2 होते हैं, एक ठोस और एक गैस। ठोस में ध्वनि की चाल अधिक होती है और गैस में ध्वनि की चाल कम होती है, ठीक है ना। इसलिए ठोस वाले रास्ते से पहले ध्वनि सुनाई देती है और गैस वाले माध्यम से आने वाली ध्वनि बाद में सुनाई देती है, और दोनों ध्वनि मिलकर इसलिए दोनों 2 ध्वनि सुनाई देते हैं, ठीक है ना। दूसरा सवाल है,
इसको समझ गए। दूसरा सवाल है कि गर्मी के दिनों में या फिर सर्दी के दिनों की अपेक्षा गर्मी के दिनों में ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। ध्यान से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए सवाल है, ये है सर्दी का दिन, सर्दी का दिन, और यहाँ है गर्मी का दिन, गर्मी का दिन। यहाँ सर्दी का दिन और यहाँ गर्मी का दिन। इसमें होगा सर्दी के दिन में कहा, पहले क्वेश्चन समझिए, सर्दी के दिनों की तुलना में गर्मी के दिनों में अधिक ध्वनि सुनाई देती है, क्यों? क्वेश्चन लिख देते हैं तब स्पष्ट होगा। सर्दी के दिनों की तुलना में गर्मियों में अधिक ध्वनि सुनाई देती है, क्यों? क्यों? अब ध्यान से समझिए, सब क्वेश्चन समझ में आ गया। ये मान लीजिए सर्दी का दिन है और यहाँ गर्मी का दिन है। अब बताइए कि सर्दी के दिन का तापमान यानी ताप क्या होता है? कम। ध्यान से समझिए, ये सर्दी का दिन है, इसका ताप क्या होगा? कम। जबकि ये गर्मी का दिन है, इसका ताप क्या होगा? ज़्यादा। ठीक है ना? ध्यान से समझिए, ये सर्दी का दिन है तो सर्दी के दिन में वायुमंडलीय टेम्परेचर क्या होती है? घट जाती है, यानी ताप क्या होगा? कम होगा। जबकि गर्मियों के दिनों में ताप क्या होती है? अधिक होती है। आपको थोड़ा देर पहले कंसेप्ट बताए हैं कि बाबू ताप घटाइएगा तो ध्वनि की चाल घटेगी, ध्वनि की चाल घट जाती है, और ताप बढ़ाइएगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो इसलिए इससे अधिक दूर दूर से आने वाली भी ध्वनि हमको हमारे कान तक आ जाती है, यानी ज़्यादा मात्रा में ध्वनि हमारे कान तक आते रहती है, इसलिए अधिक ध्वनि सुनाई देती है। जबकि सर्दियों के दिनों में ध्वनि की चाल घट जाती है और दूर की ध्वनि हमको सुनाई नहीं देती है। बिल्कुल पास पास की ध्वनि सुनाई देती है लेकिन दूर की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि चाल घटल है, वो हमारे कान तक आएगा तब न हम सुन पाएंगे, हमारे कान तक पहुंच ही नहीं पाता है सर्दियों के दिनों में। जबकि गर्मियों के दिनों में ताप अधिक होने के कारण अधिक दूर से भी चलकर हमारे कान तक आ जाता है, इसलिए अधिक शोरगुल होता है और अधिक ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक काम है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से लाभ जो आपको मिल रहा है वह आपके दोस्तों तक भी पहुंच जाए। ठीक है? मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए।